चले आए आज हम इस वीडियो में कीमियाई रद्द अमल या केमिकल रिएक्शन पर कुछ बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन एक बहुत अहम चीज है। इसके बगैर आप और मैं वजूद में ही नहीं आ सकते और अभी भी हर सेकंड आपके जिस्म में लाजमी तौर पर लातादाद केमिकल रिएक्शन जारी होंगे। केमिकल रिएक्शन के बगैर कोई जिंदगी मुमकिन ही नहीं है और ना ही इस कायनात का वजूद मुमकिन है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर ऐसी क्या चीज है कि जिसके बगैर दुनिया का वजूद ही मुमकिन नहीं है। तो ये वो अमल है जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान या तो कोई बॉन्ड बन रहा होता है या कोई बॉन्ड टूट रहा होता है। तो यहाँ इस रिएक्शन में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा जरूरी केमिकल रिएक्शन है और मैं एक बार फिर कहूंगी कि अगर ये रिएक्शन ना हो तो हम मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी का कोई वजूद ही मुमकिन नहीं है और ना ही हमारे पास इसके बगैर पानी होने का कोई तस्वर है। खैर चलें अब ये देखते हैं कि ये रिएक्शन दरअसल हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ उल्टे हाथ पर हमारे पास रिएक्टेंट है। चले मैं इसको लिख देती हूँ, रिएक्टेंट। और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आगे जाके रिएक्ट करेंगे। और फिर यहाँ मेरे पास एक तीर है जो कि प्रोडक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसे भी लिख देते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, तो अब ये देखें कि यहाँ पर कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। अच्छा, मैंने इसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्यों कहा? क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हालत को कहा जाता है और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दरअसल हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। यहाँ इसमें एक और ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब इस रिएक्शन को अमल में लाने के लिए मजीद किस चीज की जरूरत होगी? यहाँ हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या यूं कह ले कि सिर्फ एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ही जरूरत नहीं होगी, बल्कि इस हर एक रिएक्शन को अमल में लाने के लिए हमें दरअसल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी जो कि 4 हाइड्रोजन एटम से बने हुए हैं। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं जरा इसकी थोड़ी सी ज्यादा वजाहत कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए यहाँ H2 से पहले 2 लिखा हुआ है। ये छोटा वाला 2 सबस्क्रिप्ट कहलाता है और ये बताता है कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ये बड़ा वाला 2 हमें बताता है कि हम इन 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और इस रिएक्शन को अमल में लाने के लिए हर एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। और एक बार फिर बताती चलो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से मुराद ये है कि इसके पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, ये एक और ये 2। लिहाजा साजगार और दुरुस्त या अच्छे हालात में इस रिएक्शन को अमल में लाने के लिए थोड़ी सी ताकत या एनर्जी की जरूरत होगी। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बेइंतहा रिएक्टिव हैं और इनकी इसी रिएक्टिविटी की वजह से ये रॉकेट के फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाएं तो हमारे पास पानी के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसे हम यहाँ देख सकते हैं और देखें, यहाँ ना ही मैंने किसी एटम को तोड़ा है और ना ही कोई नया एटम बनाया है। मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम था जो यहाँ इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का हिस्सा था और मेरे पास अब ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये यहाँ पर मौजूद है और अब यहाँ ये दोनों एटम्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो इस तरफ मेरे पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन थे और अब यहाँ मेरे पास 1 2 3 और 4 बिल्कुल एक ही तादाद में हाइड्रोजन मौजूद हैं। और इस रिएक्शन के लिए यहाँ कुछ एनर्जी या ताकत की जरूरत थी, लेकिन यहाँ रिएक्शन के बाद बहुत सारी या अच्छी मिकदार में ताकत या एनर्जी पैदा होती है। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसे आप थोड़ी सी एनर्जी के जरिए शुरू करेंगे तो ये आगे फौरन से खुद ही अमल में आ जाता है।
अच्छा, एक चीज है जो शायद आप सोच रहे हो। मुझे इसलिए पता है कि वो बात मेरे भी ज़हन में आई थी जब मैंने रिएक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और वो ये कि ये रिएक्शन शुरू कैसे होते हैं? क्या इन मॉलिक्यूल्स को पहले से ही पता होता है कि इन्होंने किसी रिएक्शन में हिस्सा लेना है? तो इसका जवाब है जी नहीं। क्योंकि केमिस्ट्री एक बेइंतहा पेचीदा चीज है। इसमें आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं जो बाउंस कर रहे हैं या कूद रहे हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी है। अब जब आप इन्हें थोड़ी मजीद ताकत फराहम करेंगे तो ये और तेजी से इधर उधर कूदना शुरू कर देंगे, और इस वजह से ये आपस में टकरा कर अपने पुराने बॉन्ड्स तोड़ देंगे और फिर ये नए वाले बॉन्ड्स बना लेंगे। तो जब भी आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री में इन रिएक्शंस को देखें तो इन तमाम बातों का ध्यान रखिएगा। बज़ाहिर तो ये बहुत बातरतीब दिखाई देते हैं, लेकिन दर हकीकत ये सब चारों तरफ बगैर किसी तरतीब के उछल रहे होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये वाली ताकत या एनर्जी बहुत अहम है, क्योंकि जितनी ज्यादा ताकत या एनर्जी आप सिस्टम में शामिल करेंगे उतना ही ज्यादा ये इधर उधर कूदेंगे और फिर आपस में रिएक्ट करेंगे। इसी तरह जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स आप सिस्टम में शामिल करेंगे इतना ही ज्यादा इम्कान होगा कि ये इधर उधर उछलें और फिर आपस में रिएक्ट कर जाएं। तो चले अब मैं एक और लफ्ज का तारुफ करवाती हूँ जो आपने केमिस्ट्री में बहुत सुना होगा। हमने देखा है कि यहाँ पानी के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हम इन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लेकिन इन्हें कंपाउंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दरअसल दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से बने हुए होते हैं। लिहाजा आप पानी को मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और कंपाउंड भी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को आप कंपाउंड नहीं कह सकते, और ना ही इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को आप कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि दरअसल ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो अब ये अंदाजा करने के लिए कि इस रिएक्शन की वजह से कितनी ताकत या एनर्जी पैदा होती है, मैं आपको यहाँ एक तस्वीर दिखाती हूँ। तो जनाब ये एक स्पेस शटल है और यहाँ पर इसका एक टैंक है, और इस बड़े से टैंक के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। अब इस नाकाबिले यकीन मिकदार में ताकत या एनर्जी पैदा करने के लिए इन दोनों को थोड़ी सी एनर्जी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। फिर ये दोनों रिएक्ट करके बहुत ज्यादा यानी कई टन ताकत या एनर्जी पैदा करते हैं, जो कि इस रॉकेट में इस्तेमाल की जाती है। अब आप जानते हैं कि ये रिएक्शन ज्यादातर पानी बनने की तरफ ही अमल में आता है, लेकिन ये दूसरे सिम्त में भी जा सकता है। मगर इसका दूसरी तरफ अमल में आना काफी मुश्किल होता है, इसलिए आम तौर पर हम इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर ही लेते हैं। वैसे तो इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन वापस से पीछे की तरफ या यूं कह लें कि दूसरी जानिब अमल में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन का पीछे की तरफ या दूसरी जानिब अमल में आने का इम्कान बहुत कम होता है। इसको अमल में लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मिकदार में ताकत फराहम करनी होगी। इस रिएक्शन को दूसरी जानिब अमल में लाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस के अमल की जरूरत होगी, और आपको इसमें ताकत वगैरह वगैरह फराहम करनी होगी। लेकिन आमतौर पर इसे इसी तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि ये एरो एक ही सिम्त में इशारा कर रहा है और ये वाजे कर रहा है कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो इसका उल्ट क्या होगा, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन की एक मिसाल मैंने यहां पर लिखी हुई है, जिसमें मेरे पास एक बाइकार्बोनेट आयन है, और आयन हम इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, और इस वजह से इनके ऊपर नेट चार्ज मौजूद होता है। खैर, तो ये भी एक आयन है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का आयन है। इन दोनों के पास ही चार्ज मौजूद है। एक के पास मुस्बत या पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और एक के पास मनफी या नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हैं ये दोनों आयन्स ही। और यहाँ इस रिएक्शन में आपके पास एक बाइकार्बोनेट है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है,
और ये बाइकार्बोनेट इस हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कर रहा है। ये हाइड्रोजन आयन असल में वो हाइड्रोजन एटम है जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है और इस वजह से कुछ लोग इसे यहाँ प्रोटॉन भी कहते हैं। ये एक मुतवाजन या इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जो कि कार्बोनिक एसिड बना सकता है। अच्छा, अब यहाँ गौर करें कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ किसी एक ऑक्सीजन से मुंसलिक या अटैच हो रहा है। और ये इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन में भी इसलिए है क्योंकि असल सॉल्यूशन में ये आगे पीछे हो रहे होते हैं। और अगर आप इसमें मजीद रिएक्टेंट शामिल करें तो ये रिएक्शन इस सिम्त की तरफ जाएगा, और अगर आप यहाँ प्रोडक्ट में इजाफा कर दें तो ये रिएक्शन इस सिम्त में अमल आएगा। और यूं हकीकी माहौल में या हकीकी निज़ाम में ये रिएक्शन इन दोनों के दरमियान मुसलसल आगे पीछे हो रहा होता है। आमतौर पर इस तरह के दूसरे मुख्तलिफ रिएक्शन किसी एक सिम्त की तरफ ज्यादा अमल में आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप रिएक्टेंट्स का इजाफा करें तो रिएक्शन इस तरफ या आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट्स आपस में ज्यादा रिएक्ट करेंगे। और अगर प्रोडक्ट्स का इजाफा करेंगे तो रिएक्शन पीछे की तरफ या यूं कह लें कि इस जाने बबल में आएगा, क्योंकि फिर ये प्रोडक्ट ज्यादा आसपास की चीजों से मिलेंगे या इंटरैक्ट करेंगे या डिसोसिएट करेंगे। तो अब इन अल्फाज की तरफ चलते हैं जो मैंने यहाँ लिखे थे। कार्बोनिक एसिड दरअसल निज़ामे जिंदगी और माहौल में एक बहुत अहम मॉलिक्यूल है। हम इसे कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो या दो से जायद एलिमेंट से बना होता है। और एक मजे की बात आपको बताऊं, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं और इसमें कार्बोनिक एसिड ही होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बोतल में ऊपर की तरफ कोई बुलबुले या झाग बन रही होती है, तो वो दरअसल इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होती है। जब आपके जिस्म या खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाए तो इसे मुतवातर या बैलेंस करने के लिए भी कार्बोनिक एसिड बहुत अहम किरदार अदा करता है। और तो और कार्बोनिक एसिड समंदर में भी शामिल होता है जो कि माहौल या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। तो जब भी आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों का मुताला कर रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सी दिलचस्प चीज़ें आती हैं जो कि सिर्फ तालीमी मालूमात के लिए ही ज़रूरी नहीं होती, बल्कि वो आपकी असल ज़िंदगी और जिस्म और माहौल को भी मुतासिर कर रही होती हैं।